हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजू क्वांटिटेटिव क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है खनिज और शक्ति संसाधन। क्लास 8 है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से है, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था वो महाद्वीप, 3 महाद्वीप उसमें बताए थे और बहुत कुछ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 2। तो आइए, तो देखिए खनिज और शक्ति संसाधन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। विश्व में पहला पॉइंट है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन है फ्रेंड्स? तो ये है आपका ब्राजील। ठीक है, कौन है? ब्राजील। ब्राजील। ठीक है, उसके बाद तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो तांबे के अग्रणी उत्पादक कौन है फ्रेंड्स? तो ये है आपका, कौन है? चिली और पेरू। चिली और पेरू है। ठीक है, अब विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में है, तो कौन है? कौन से देश आ जाते हैं चीन विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक? तो कौन से देश आ जाते हैं? ये आ जाता है आपका, कौन? ब्राजील, बोलीविया आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या आ जाता है? ब्राजील और बोलीविया। उसके बाद आपका क्या है? दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो खनिज तेल कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? आपको पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ खनिज तेल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज तेल आपका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है वेनेजुएला, चिली, पेरू, और कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, चिली, पेरू, और आपका पाया जाता है अर्जेंटीना। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना, और आपका कोलंबिया, एक और हो जाता है, कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया में पाया जाता है। अब आ जाता है आपका अफ्रीका। ठीक है, क्या आ जाता है? चलिए फ्रेंड्स, तो अफ्रीका में आ जाता है, देखिए विश्व के सोने का एक बड़ा भाग कौन कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो कौन कौन सा देश है? वो है, पहला आ जाता है आपका, वो है, क्या है? पहला दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और आपका क्या आता है? जिम्बाब्वे, और आपका आ जाता है, एक और आ जाता है, क्या होता है वो? जायरे। ठीक है, अब आ जाता है तेल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो तेल कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया में तेल पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया में पाया जाता है, लुम्बिया में पाया जाता है, और एक और जगह पाया जाता है अंगोला। ठीक है, तो ये भी मैंने आपका खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। ये जो मैं अफ्रीका की बात कर रहा था, इसके बारे में मैं और कुछ बता देता हूँ। ये जो अफ्रीका है, ये खनिज संसाधन में बहुत धनी है। ठीक है, देखिए क्या है कि ये जो अफ्रीका है, इसके बारे में मैं और कुछ बता देता हूँ। अफ्रीका जो है वो खनिज संसाधन में धनी है। ठीक है, या हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादित करता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादित करता है। ठीक है, या सोना, हीरा, लौह अयस्क और टीन और निकेल का ये बहुत अग्रणी उत्पादित करता है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ खनिजों का उपयोग हम कैसे करते हैं, खनिज का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए, ये मैं आपको बताता हूँ। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रिय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तुओं में किया जाता है। एल्यूमिनियम जैसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, बोतल बंदी और रसोई घर में तक होता है इसका उपयोग। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ खनिजों का संरक्षण। तो आइए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। खनिज का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। मैंने आपको खनिजों का संरक्षण भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ शक्ति संसाधन के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ शक्ति संसाधन के बारे में। तो आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, वो समझने का चीज होता है, ठीक है। तो आप पहले समझिए, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो पहला पॉइंट देखिए, सभी बिजली खपत करते हैं। क्या करते हैं लोग? बिजली खपत करते हैं कि नहीं? इसीलिए आप लोग बिजली मत खपत करिए, ठीक है। खपत करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि पंखा, आप सो के उठते हैं तो पंखा नहीं बंद करते हैं, अपना बल्ब नहीं बंद करते हैं, बहुत सारा चीज हो जाता है वो नहीं बंद करते हैं। तो उससे क्या होता है? बिजली हमारा बर्बाद हो रहा है, खपत हो रहा है। तो उसको बचाना भी तो है ना, हाँ, ठीक है। तो सभी बिजली खपत करते हैं, पर अधिक से निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तित हो आ रहा है। यानी कि क्या कर रहे हैं लोग कि हम लोग, अच्छा, जैसे उठते हैं तो आप तो पंखा नहीं बंद करते, फैन नहीं बंद करते, बल्ब नहीं बंद करते, नहीं करते। तो उससे क्या हो रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तित आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें, जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तित आ रहे हैं। तो आप लोग इसका सही ध्यान रखिए कि कभी भी सो के उठते हैं तो फैन और बल्ब बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बिजली खपत नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, अब क्या है? शक्ति अथवा ऊर्जा। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम लोग को उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगर ये सब हम काम करते हैं तो हमको शक्ति चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या है होती है? और ऊर्जा संसाधन क्या है? आवश्यकता होती है ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों, संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों क्या है? गैर परंपरागत स्रोत और एक परंपरागत स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। तो आइए, तो इसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन परंपरागत स्रोत पहले, उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत। आप पूछिएगा सर गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? तो परंपरागत स्रोत ये होता है कि जो प्राकृतिक बनाए हैं, और गैर परंपरागत स्रोत यानी जो मानव निर्मित के द्वारा हुआ है, मानव निर्माण जो करते हैं उसके द्वारा हुआ है, ठीक है। तो यही होता है। ये आप समझ में आ गया कि परंपरागत स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है। तो मैं अगला पार्ट में मैं आपके लिए गैर परंपरागत स्रोत लाऊंगा। पहले परंपरागत स्रोत हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए, और एक और मैंने वीडियो बना दिया है। क्या बनाया था? पर्यावरण। तो पर्यावरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा से समझाया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको समझा देता हूं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो आइए, जैसे कि देखिए, इसमें आ जाता है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इस दोनों के अंतर ये आते हैं। तो ये मैं आपको पहले समझाता हूं। इसमें लाभ होता है, हानि होता है और लाभ होता है, ठीक है। तो इसका लाभ भी है और हानि भी है। तो देखिए, पहला लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय टैंकर और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। और इसका हानि भी कुछ होता है,
तेल अधिक पलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्ष निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, ठीक है, आसान नहीं। उसके बाद आपका इसका लाभ और है प्राकृतिक गैस का, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। चलिए अब आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत आ जाते हैं। ये तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ईंधन और कोयला आ जाता है। तो इसका लाभ भी है और हानि भी है। तो पहला पॉइंट, ये सब पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाता है सुप्राप्य और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग। इसका हानि बता रहा हूं, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण। फिर इसका लाभ है, फिर लाभ इसका कोयला का आ जाता है। ये ईंधन का लाभ था और हानि था, और ये अब कोयला का लाभ है और हानि है। तो कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतर के लिए उपयुक्त। हानि इसका है प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी, ठीक है। तो देखिए ये सब पॉइंट हो जाते हैं इसके। तो मैंने आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बता दिए हैं। तो इसमें ईंधन और कोयला आता है, इसको आपको समझना है बारीक से। तो वो भी मैं वीडियो तगड़ा लेके आऊंगा आपके लिए। तगड़ा तो मैं सारा वीडियो बनाता हूँ, वो भी लेके आऊंगा तगड़ा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी करिएगा उसमें, तो मैं लेके आऊंगा वो वीडियो पार्ट 3। ये तो पार्ट 2 है। तो उसमें मैं क्या बताऊंगा, ये हो जाता है आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और वो जो पार्ट 2 में रहेगा वो होगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि समझाया था ना, पता होगा आपको। चलिए जो प्राकृतिक निर्माण किए हैं, ये प्राकृतिक निर्माण किए हैं, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो प्राकृतिक ने निर्माण, मतलब कि मनुष्य ने निर्माण किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट हो गया पार्ट 2 भी। अब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं पार्ट 3, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर बता देता हूं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में यहाँ से एक एरो बना के एक और चीज होता है, उसको मैं आपको समझा दूंगा। जल विद्युत लाभ और हानि, प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता। हानि स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल पलावन, स्थापित करने में खर्चीला। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये सब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो पार्ट 3 वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।